अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पे सेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता। ये जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान थोड़ा-सा आगे जाता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड और फिर 2 स्टेप्स बैकवर्ड। ये जो एक तरक्की माकूस का एक जो सिलसिला है, ये चल रहा है और हम देखते हैं कि फिर आज आके 5-10 साल के बाद फिर हम वहीं पे खड़े हुए होते हैं जहाँ पे हम चले थे। तो ये जो निज़ाम है हमारा, हमारा एक जो सिलसिला हुकूमत है, ये जिस निज़ाम के तहत चल रही है, उसमें हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और आजकल वैसे भी ज़रा थोड़ी-सी बातचीत चल रही है कि जनाब सदारती निज़ाम और सदारती निज़ाम, ये भी देखना है कि निज़ाम तो लोग चलाते हैं। तो लोग जो हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम को भी बड़ा अच्छे तरीके से चला सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर सदारती निज़ाम को भी फ़ेल करना चाहें, तो वो भी फ़ेल हो सकता है। तो ये इस मामले में हम फँसे हुए हैं। समझ नहीं आती कि हम क्या करें? वे फॉरवर्ड क्या है? आगे जाने का रास्ता क्या है? इसका ज़रा आज तजिया करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। आपको मालूम है कि वो साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के। उनसे ज़रा बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने तो ख़ैर पूरा सिलसिला जो है ये बड़ा करीब से देखा है। आप गवर्नमेंट में भी रहे हैं, आपने लोगों से इंटरैक्ट भी किया है। क्या वजह है कि ये जो हमारा जो सफ़र है, जो पाकिस्तान की तरक्की का कह लें, खुशहाली का सफ़र जो हमने ख्वाब देखे हुए हैं, वो हम आगे नहीं बढ़ पाते? निज़ाम में क्या कमज़ोरियाँ हैं? क्या वजूहात हैं? हम क्या करें? किस तरीके से करें? ये ज़रा थोड़ा-सा आज हमें थोड़ा-सा ना इसको आप हमें ज़रा आसान करके बताएँ कि क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए जी, जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि निज़ाम लोग चलाते हैं, जी। प्लेयर्स चलाते हैं, टीम चलाती है और जो टीम की सिलेक्शन और टीम का आगे आना, उसका भी एक मैकेनिज़्म है और वो जी। ज़ाहिर-सी बात है एक जमहूरी सिस्टम में बैलेट डिसाइड करता है। तो हमारे यहाँ ये जो 77 से लेके अब तक ये जो मैनिपुलेटेड बैलेट्स हुए हैं और आपने उन लोगों को आगे लेके आए हैं जो अहल नहीं थे, जो सिस्टम को समझते नहीं थे, जो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, उनकी उनकी अप्रोच ठीक नहीं थी, उनके उनका विजन ठीक नहीं था। आपने उनको आगे ले आए, मैनिपुलेटेड इलेक्शंस कराए, तो इस तरह ये सिस्टम नहीं चलता। आप देखें एक 70 का इलेक्शन हुआ था फ्री एंड फेयर, तो जी। उसने और वो जो लेजिस्लेटर्स थे, मैं समझता हूँ वो एबलेस्ट असेंबली थी पाकिस्तान की एवर, 70 की जो हुँ, असेंबली थी। हुँ। और आउटस्टैंडिंग उनमें डिबेट्स होती थी, आउटस्टैंडिंग डिस्कशंस होती थी। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये मालूम नहीं होता कि व्हाट इज द रीजन कि हम 70 के इलेक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करते कि उस वो इलेक्शन किस तरह हुआ, किस तरह आइडियोलॉजीज लेके लोग आगे आए। भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी, उधर मुजीब साहब की आइडियोलॉजी थी। इलेक्शन हुआ, अच्छे लोग इलेक्ट होके आए, नए लोग इलेक्ट होके आए, नई सोच आई और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत की, 2 आइन बनाए। पहले 72 का आइन बनाया 1972 का, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मुल्क को एक डायरेक्शन दिया, आगे जाने का रास्ता दिखाया। तो मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी 70 की असेंबली की, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में बात ही नहीं करते। उन हुँ। लेजिस्लेटर्स के बारे में बात नहीं करते, उन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं करते, उनकी क्या इनिंग्स थी, क्या उनकी अप्रोच थी, क्या थिंकिंग, कोई करप्शन का इशू ही नहीं था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन। वो वली खान कहते थे कि जो उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, भुट्टो साहब लीडर ऑफ द हाउस थे, वो हाँ। कहते थे हमने कभी कयूम खान को, जो हमारा जो मुखालिफ हैं फ्रंटियर में, हुँ। उनको कभी हमने करप्शन की जिक्र ही नहीं था। देयर वाज नो नो कॉन्सेप्ट हाँ। ऑफ करप्शन। और जो लोग इलेक्ट होके आए थे वो जेन्युइनली सर्व करने आए थे, वो मुल्क को डायरेक्शन देने आए थे और उन्होंने डायरेक्शन दिया मुल्क को। मगर वो हाँ। अनफॉर्चुनेटली वो 1977 से हम ऐसा ट्रैक से उतरे और ऐसा डी ट्रैक हुए कि हम फिर दोबारा ट्रैक पे आ ही नहीं सके और इंस्टीट्यूशनल को डैमेज किया गया और वो एक जो मेरिट बेस्ड सिस्टम था उसको डैमेज किया गया और आस्ता 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 अब ऐसे लोग आ गए और ऊपर और इन कंट्रोल आ गए कि अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। जो एक हुँ। भंवर में हम फंसे हुए हैं उससे हम निकल नहीं पाते। और वो पीछे बल्कि पीएमएलएन के कोई लीडर ने सजेस्ट किया था और जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ था बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब का लंदन में, नमस्कार। हुँ। उसमें ये था कि जी हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे ताकि जो गलतियां हुई, जो कोताहियां हुई, जो कॉम्प्रोमाइजेज हुए अगेंस्ट डेमोक्रेसी, उनको हम रिजॉल्व करेंगे ताकि ये जो हम ट्रैक से उतर गए थे, हुँ। एक्सप्लॉइटेशन के ट्रैक पे चले गए थे और सर्विस टू द पीपल के ट्रैक से हम उतर गए थे, उसमें हम दोबारा आ जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ।
तो मैं समझता हूँ एक ये भी अप्रोच है कि हम अब इसको जमहूरियत को सीरियसली लें, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने और लोगों के जो मसाइल हैं और जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस किया जाए। जो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा डॉक्टर साहब, अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन आप बना लेते हैं, साउथ अफ्रीका जी ने बनाया ना, लेकिन जी उसके बाद हमने देखा कि दे मूव्ड फॉरवर्ड। जी हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ तो इवन बेनजीर साहबा को भी मुझे बड़ा इत्तेफाक है उनके साथ इंटरेक्ट करने का, और बड़ा वो बड़ी इज्जत दिया करती थी हमें भी। मसला ये है कि जब भी उनकी आपस में इंटरेक्शन होती थी, और जब भी आपको याद है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो जो कुछ करते रहे हैं, वो भी हमें याद है। मसला ये है कि जब हम इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। जब ऑपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर उनको वोट की भी इज्जत देनी याद आ जाती है। फिर बेनज़ीर साहब को भी जमहूरियत आ जाती है। मसला ये है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। ये बात आपकी ठीक है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मगर आप जो मैंने आर्टिकल भी लिखा था लाहौर वर्सेस रावलपिंडी पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टीज जो उसमें एक डिस्टिंक्ट फर्क है। मैं बेनजीर भुट्टो के कॉन्डक्ट में और नवाज शरीफ की कॉन्डक्ट में बहुत बड़ा फर्क है, बिग डिफरेंस। बेनजीर भुट्टो का जो भी थी शॉर्ट कमिंग्स, मगर उनका एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन थी। देखे ना आप, जो जो राना सनाउल्लाह जो बड़े पीपल्स पार्टी की, तो उनको निकाला गया पीपल्स पार्टी से बिकॉज ऑफ हिज नॉन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, पर्सनल अटैक्स। देखा ना, पीपल्स पार्टी क्योंकि इट्स जेन्युइन लाहौर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी लाइक पीटीआई, ये दो पॉलिटिकल पार्टी जो लाहौर बेस्ड जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें मैं कहता हूँ, इनका कॉन्डक्ट हमेशा डिफरेंट रहा है एज कंपेयर टू द रावलपिंडी पार्टीज जो गेट नंबर 4 से पैदा हुई और उसके इर्द गिर्द फिरती रही। उनका कॉन्डक्ट डिफरेंट रहा है। उनका मकसद सर्व करना नहीं था, उनका मकसद था एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना और अदारों पे कैप्चर करना, अपने मुफाद करना, फायदे उठाना। तो ये एक डिस्टिंक्ट फर्क रहा है, देखे ना उसमें। अच्छा, दूसरा ट्रूथ एंड लेकिन रिकंसिलिएशन। इसमें डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज देखें, मैं किसी को भी सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट रही है और या अभी है, ये अपॉर्चुनिस्टिक हैं। ये चाहे डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए हुए हों, चाहे गेट नंबर 4 से आए हुए हों, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से विदाउट कोई भी इनको वो करना ना पड़े, कोई मसला ना हो, और ये इक़्तिदार में आ जाए। और उसके लिए फिर दे मेक कॉम्प्रोमाइजेस। और जब कॉम्प्रोमाइजेस, जब देखें ना, एक चीज पे जब आप कॉम्प्रोमाइज छोटी से पे करते हैं तो फिर आपको बड़ी पे भी करना पड़ जाता है। जी 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 ये असूल है, ये कॉम्प्रोमाइजेस जो लोग करते हैं उनको पता है इस चीज का, और यही हमारे यहाँ होता रहा है। और बेनजीर साहब ने भी इसको, मुझे याद है, मेरे साथ वो न्यूयॉर्क में एक दफा मुलाकात हो रही थी उनकी, तो मैंने उनसे कहा कि करप्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा इसरार ये मसला ये है कि हम करप्शन क्यों नहीं करेंगे, हम तो करप्शन करेंगे इसलिए कि हमने मुकाबला करना है नवाज शरीफ का। जी जी। अब देखिए ना, तो जब ये आर्गुमेंट आप देंगे तो फिर आप क्या डेमोक्रेसी और क्या फिर आपके असूल और क्या चीजें हैं, वो सब कुछ देखें ना, खत्म हो जाए। जो आप बात कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इलेक्टेबल्स। ये सारा जो है ना, ये जो सारा ऑल इवल जो एम्पायर है वो नहीं 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 इलेक्टेबल्स। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल करप्शन। नहीं नहीं, मैं मेरी बात तो सुने इट ना। वाज नॉट अबाउट द इलेक्टेबल्स। नहीं नहीं नहीं, ये ये था कि सारी वो पैसा जो बना रही थी। नहीं नहीं, वो और इसीलिए। आपको याद है जरदारी साहब मिस्टर 10% उनके होते हुए माने जाते थे। और जरदारी साहब ने कन्विंस किया बेनजीर भुट्टो को कि अगर आपने मुकाबला करना है नवाज शरीफ का हाँ, तो ये तो आपको बगैर करना पैसों के पड़ेगा। नहीं हो सकता। ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ना, और ये पीएमएलएन की वजह से हुआ है। लेकिन आपने जीत, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है, ये ओवरऑल जो अम्ब्रेला ये इलेक्टेबल्स का है, जिसमें पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है। सी, ये कीमे वाले नान भी हैं, बिरयानी भी है। सी, ये जो सारा फोकस है, ये 77 85 के बाद ये इलेक्टेबल्स एक फिनोमेना जो था, जो क्रिएट हुआ, और उसके अंडर ये सारा कुछ होता है। और ये वही लोग हैं सी, जो जो कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, कभी पीएमएलएन में आ जाते हैं, कभी पीटीआई में आ जाते हैं। ये ग्रो है, तो इनको कॉर्नर करना ये बड़ा जरूरी है टू लिबरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इलेक्टेबल्स। सी, ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर हमने ये ना किया तो वो वोट की ना इज्जत होगी, ना वोट का कोई वकार होगा, ना वोट की अब कोई देखे ना, स्टैंडिंग। एक जमाने में मतलब एक मेरे जैसा आदमी जो था वो इलेक्शन लड़ लेता था और जीत भी जाता था। जी जी आजकल के जमाने में मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि अगर आप भी चाहें या कोई भी चाहे, हमारे जैसे मिडिल क्लास का आदमी, तो उसका इलेक्शन लड़ना या जीतना जो है वो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनटिल एंड अनलेस कि कोई बड़ा पीटीआई जैसा कोई बंदा आ जाए उसमें से और वो उसको मुराद सईद जैसा बंदा जीत जाए, या अली मोहम्मद खान जैसा कोई बंदा जीत जाए। लेकिन
90% वही होंगे जो जीतेंगे जो पैसे वाले, और आपको पता है पैसे कैसे कमाया जाता है, तो फिर जी कैसे जी। इसको ठीक किया जा सकता नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। अच्छा, बेसिस जो है वो आइडियोलॉजी थी। बगैर आइडियोलॉजी के जब कोई इलेक्शन होगा तो नेचुरली सेकंड है? थिंग इज मनी। तो ये जो आइडियोलॉजी लेस इलेक्शंस हुए हैं और आइडियोलॉजी हमने लूज की है आफ्टर 1985, ये सब उसके समरात है। अगर आप किसी से पूछें, अब लाहौर में मेयर का इलेक्शन हो रहा है, अब भाई इलेक्शन तो एक दिन होगा, उसके बाद 4 साल मेयर साहब ने मुल्क शहर को भी तो चलाना है। वो क्या करेंगे? हाँ, उनका क्या प्रोग्राम है? क्या आइडियोलॉजी है? व्हाट विल ही डू? हाउ विल ही सर्व द पीपल ऑफ लाहौर? लाहौर के लिए क्या करेंगे? तो वो आइडियोलॉजी हमने लूज कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इश्यूज हाँ। पे, आइडियोलॉजी पे, प्रोग्राम पे डिस्कस और डिबेट नहीं होती। और पीटीआई और में भी शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि एक एजुकेटेड आदमी, एक पीएचडी जी जो जिसने की हुई है, वो भी एक फ्रॉडस्टर को और एक थर्ड क्लास आदमी को जाके वोट डाल रहा होता जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आप देखें ना, लाहौर में 1970 में डॉक्टर मुबशिर हसन जीते और उन्होंने रिकॉर्ड वोट्स लिए बिकॉज ऑफ क्रेडेंशियल्स, बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी दैट वाज प्रेजेंटेड। तो अगर बगैर आइडियोलॉजी के, अब सारी दुनिया में आप देख लें, अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन, उनकी एक आइडियोलॉजी है। देखो ना, इंग्लैंड में भी जो दोनों मेन पार्टीज हैं, एक लेबर है, एक वो कंजर्वेटिव्स हैं। आइडियोलॉजी, हमारी आइडियोलॉजी कोई नहीं है। क्या फर्क है मुझे बताएं। ठीक, हम लोग लिप सर्विस करते हैं, देयर इज नो आइडियोलॉजी। ना पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी रही, ना मुस्लिम लीग की तो खैर थी नहीं, वो तो मनी वाज देयर आइडियोलॉजी। है। पीटीआई एक आइडियोलॉजी से शुरू हुई, मगर वो भी इलेक्टेबल्स ने आके उसको भी हाईजैक कर दिया। तो अनलेस वी गो बैक टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी कि हमने करना क्या है, आगे किस तरह लेके जाना है, ठीक, लेकिन अब आप रियासत। उस आइडियोलॉजी कहाँ से लाएंगे डॉक्टर साहब? मसला ये है कि जब आइडियोलॉजी आती है तो साथ गेट नंबर 4 जिसका आपने जिक्र किया वो आ जाता है, और फिर वहां पे सारी आइडियोलॉजी सब बढ़ जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या आपके साथ। ये भी फैक्टर है। मगर मैं समझता हूं कि गेट नंबर 4 भी इस वक्त जो है वो भी दे आर ऑल्सो लॉस्ट इन लॉट ऑफ वेज। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जो है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, इस वक्त जो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है मुल्क में, से ये बड़ी सीरियस है। एंड आई थिंक गेट नंबर 4 ऑल्सो रियलाइजेज कि ये वी हैव टू सेट द थिंग्स राइट। ये आई थिंक रियलाइजेशन है। मगर अब टू सेट द थिंग्स ये आप राइट। कैसे कह सकते हैं कि रियलाइजेशन है? और फिर दूसरी बात ये है कि अगर आप कह जी रहे हैं कि रियलाइजेशन है, जी तो फिर उसका वे आउट क्या है? क्या पहले नहीं इनके पास ऑप्शंस होते थे? पहले भी जी तो देखे ना, एक ऐसे ऐसे लोगों को मुसल्लत किया है हमारे ऊपर कि जी जो ऐसी जोंकें लगी। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आर्टिकल लिखा है जी ट्रिब्यून में, उसमें उन्होंने जी जी, जोंकों का लफ्ज यूज किया है ना जी। बिल्कुल, यानी राइटली ऐसी राइटली। जोंकें हमारे साथ लगाई हैं कि जो आज तक जान नहीं छोड़ रही हैं। उससे तो अच्छा बिल्कुल था बिल्कुल जाके हिजामा करवा लेते, हिजामा ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल बिल्कुल, ना आई एग्री विद यू। और उन सबकी फाइलें मौजूद हैं। देखिए, हाँ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, वो अजहर खान कहते थे कि अब इन एजेंसीज को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है। सबकी फाइलें हाँ। हैं। जो ये कहते हैं ना कि उनका जमीर जाग जाता है और सो जाता है वोट डालने वालों को, वो इसीलिए होता है, उनको फाइल दिखा दी जाती है। और ये जो आज 3-4 दिन से हम सुन रहे हैं कि जी जी सदारती निज़ाम जो है वो जी इंट्रोड्यूस कराया जाए, और सदारती जी। निज़ाम जो है वो ही एक हल है उसमें। भाई सदारती निज़ाम आ जाएगा तो क्या होगा? आप उसको भी करप्ट देखिए, कर देंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आई तो देखो, और दूसरी चीज ये कि आप पहले 73 का आइन तो इंप्लीमेंट करें। आप हाँ। किसी भी डॉक्यूमेंट को जब चेंज करने जाते हैं, पहले उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। एज अ बिल्कुल। स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट हम कहते हैं कि आप पहले इंप्लीमेंट करें, फिर उसकी वीकनेसेस देखें, उसकी आप कमजोरियां पहले देखें। उसको उसको आप टेस्ट करें ना, उसको आप हाँ टेस्ट करके डिक्लेयर कर दें कि बिल्कुल, इट इज डेड। इट दैट, इज हाँ डेड, यही, नाउ वी हैव टू बिल्कुल गो फॉर द अदर वन। बिल्कुल बिल्कुल। आपने 56 कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया, पहले ही उसको डिबार कर दिया। अब 73 कॉन्स्टिट्यूशन आप उसको कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं करने देते। ये तो शुक्र है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बचे हुए हैं। ठीक। और दूसरा, सदारती निजाम का एक और जो है ना हमारे जैसे सिस्टम के अंदर, वो फिर अनलेस वी क्रिएट स्मॉलर प्रोविंसेस, ये सदारती निजाम के अपने इश्यूज होंगे। नंबर, और दूसरी चीज है कि प्लेयर्स, जिस तरह आपने अर्ज किया कि प्लेयर्स का सही होना बड़ा जरूरी है। जिस प्रोसेस में प्लेयर्स आते हैं उनका सही होना बड़ा जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर प्लेयर्स यही मसला ये रहेंगे। है डॉक्टर साहब, मुझे मुझे मेरा ख्याल है याद आ रहा है, हमारे जमाने में एक उस्ताद हुआ करते थे शफकत सईद साहब, मेरे ख्याल उन्होंने एक दफा लिखा था कि हमारा जो मसला है ना वो ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट हैज बीन and that is actually oscillating between the democratic ideals and autocratic reality। जी ठीक है ना जी? जी तो जी हम लोग तो, मसला ये है कि हम लोग ये देखते रहते हैं कि कहाँ से कहीं से हमें कोई हेल्प मिल जाए, कहीं हमें गाइडेंस मिल जाए। आज एक तुक्का लगाते हैं, कल दूसरा तुक्का लगाते हैं,
कोई सिस्टम हमारा बनने दिया ही नहीं जा रहा है, एक मलगूबा सा बना हुआ है और उसमें से आके हर कोई आके 5-5 साल गेम खेल के चला जाता है और फिर मुल्क को जी, तबाह करके फिर आगे बढ़ जाता है। जी, जी। लेकिन सदारती निज़ाम का कोई आप समझते हैं कि इसमें कुछ कुछ बेहतरी हो सकती है? अगर हो तो? देखिए जी, बेसिकली बेसिकली आई थिंक वी आर डेस्परेट फॉर आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस। हुँ, ये तो बात ठीक है कि क्योंकि विद इन बॉक्स देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। हुँ, नाउ वी वांट सम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन, और आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन के मैं फेवर में हूं ओनली इफ वी फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, क्या हम कर सकते हैं इनसाइड द बॉक्स, एंड देन व्हाट वी हैव टू लुक फॉर आउटसाइड द बॉक्स। हमारी बदकिस्मती से आपने लफ्ज यूज किया एडहॉक, बिल्कुल सही है ये कि हमारे हमेशा एडहॉक अप्रोच होती है, हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश हुँ, करते हैं एंड विच डज नॉट वर्क। तो आप हुँ, आउट ऑफ द बॉक्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मगर आप पहले विद इन बॉक्स को एक्सप्लोर कर लें, आप देख लें हुँ, क्या ऑप्शंस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या अवेलेबल है। मैं एक बड़ी सीधी सादा सी बात करता हूं। अब वो मरी की इंक्वायरी हो रही, वो कह रहे हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने काम नहीं किया। ओ भाई, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो काम कर ही नहीं रही है। मुझे तो हुँ। ये समझ नहीं आती, जो शख्स 10 बजे 11 बजे से पहले दफ्तर नहीं आते लोग, वो क्या सीरियस है ऐसा काम करने की। बस सिंपल एक बात, आप गेट पे खड़े हो जाएं, देखें कितने कितने नहीं, परसेंट लेकिन लोग डॉक्टर काम। साहब मुझे 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 एक चीज़ बताएँ, हाँ आप जी। बाहर भी रहे हैं, आप मुझे ये बताएँ कि एक एक ब्यूरोक्रेट जो है वो 10-11 बजे से पहले क्यों जाएगा? ना कोई उसको पूछने वाला है। देखिए ना, एक एक ह्यूमन नेचर है। हम लोग डिटरेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब हमें हमें अगर यहाँ पे 8 ओ क्लॉक पे यकीन करें 8 ओ 1 अगर हो जाए तो हमारी हमारी तबाही हो जाती है, कि बिल्कुल 8 ओ बिल्कुल 1 सही में बात। हमने ऑफिस में अगर एंटर हुए तो वो लिख देंगे कि भई 8 ओ 1 पे है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल वी सही हैव बात। टू बी देयर एट 7:56 और 57 जी, इन द मॉर्निंग। यहाँ बिल्कुल पे ठीक है। क्यों नहीं, क्यों डिटरेंस नहीं है कि भई एक आदमी जो है ब्यूरोक्रेट है। अच्छा फिर जाके वो करता क्या है? उसके डिलिवरेबल्स क्या हैं? वो जाके चाय पीता है, गप्पे लगाता है। उसक मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है इन लोगों को। मैं तो अक्सर बल्कि उस वक़्त भी कहता होता था, मैंने शोज़ में अपने पीटीवी में कहा कि खुदा का वास्ता है ये चाय का कल्चर बंद करो यार। हमने यहाँ पे कभी किसी को देखा नहीं है कि जाके अपने दफ्तरों में चाय पी रहे हों और गप्पे लग रही हों, टी ब्रेक्स हो रही हों और फलाना-ढिमकाना हो रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। जस्ट तो अ क्यों कमेंट, करेगा वो काम? वी आर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। जी। हम लोग तो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को राइट अवे एक तो ये जो चाय का कल्चर है इसको बंद करना चाहिए। यानी जी, आप मुझे बताएँ डॉक्टर साहब, मैं आपके पास अगर मिलने जाऊँ, तो जी। मुझे चाहिए कि मैं आपके जब ऑफ़िस के टाइमिंग्स खत्म हो जाए फिर मैं आपसे जाके गप्पे लगाऊँ। आपके बिल्कुल ऑफ़िस ठीक है। टाइमिंग्स में मुझे कोई हक नहीं है कि मैं जाके आपके साथ गप्पे बिल्कुल। लगाऊँ या चाय पीऊँ या वहाँ पे आप कबाब मँगवाएँ या फलाना चीज़ मँगवाएँ या ढमकाना मँगवाएँ, लंच करवाएँ। यहाँ पे किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे मुल्क में होता देखिए ही है, काम देखिए ही जी, नहीं होता। टेक्निकली स्पीकिंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये काम होता है टू हैव एन ओवरसाइट ओवर द ब्यूरोक्रेसी। हाँ, टेक्निकली दे आर सपोज टू, और ये 70 की दहाई में हुआ था, जब अभी भुट्टो साहब की हुकूमत थी, तो जो इलेक्टेड लोग थे वो ओवरसाइट करते थे, वो लोगों के मसाइल हल करते थे, इन्वॉल्व होते थे। उस वक्त ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस तरह ऑपरेट नहीं करते थे। अब एक जब आपने एक सिस्टम ऐसा किया कि उन्हीं को भी इस्तेमाल करते हैं अपने इलेक्शन के लिए, अब थाना और पटवार खाने के थ्रू आप इलेक्ट होके आते हो, तो फिर उनको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो? देखो ना, अब एक गैंग बन गया है, एक एलीट कैप्चर हो गया है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, ये इलेक्टेबल्स अदलिया भी हैं, अदलिया अदलिया को अदलिया देखें, भी है, बिल्कुल बिल्कुल अदलिया भी है, ये अदलिया सारा सबसे एक बढ़ के है। एक गैंग सा बन गया, और जो प्रेसिडेंशियल और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं तो बल्कि गुज़ारिश ये करता हूँ जो अदलिया है हमारी माशाल्लाह, जी, मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले हमारी इस पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम को मेरा ख्याल है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन खत्म कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा? मुल्क तो तबाह हो जाएगा खुदा ना खास्ता। मैं समझता हूँ जी, कि जी, पाकिस्तान ज़िंदा हो जाएगा अगर ये खत्म हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने मुझे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। वो कहते हैं जी, अंग्रेजों के ज़माने में अदालतें बंद होती थी गर्मियों की छुट्टियों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो जजेस होते थे अंग्रेज होते थे, उन्होंने वापस इंग्लिस्तान जाना होता था। जाना होता था। अब इनको ढाई 3 महीने की छुट्टी क्यों देते हैं? अब तो ये हाँ, जीवार में रहते हैं। अब देयर इज़ नो कांसेप्ट, व्हाई आर द कोर्ट्स क्लोज्ड? हाँ, ढाई 3 महीने की छुट्टियाँ बिल्कुल। क्यों होती हैं? या इतना बैकलॉग है केसेस का, देखें, और ये छुट आप ढाई 3 और महीने की फिर छुट्टी इनके दे। इनके प्रोटोकॉल्स देखें, यकीन करें डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, मैंने अमेरिका में भी देखा, मैंने यहाँ पे भी कनाडा में इनका जुडिशियल सिस्टम देखा है। इनके जो जजेस हैं, यकीन माने मुझे एक दफ़ा जाना पड़ा, एक छोटा-सा काम था तो मैंने देखा कि जो जज था, मुझे नहीं पता था वो जज है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था लाइन में, कॉफ़ी ले रहे थे हम, ठीक है जी? और मुझे नहीं पता था, मैं तो उसी को उसको नॉर्मल लिया मैंने और थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा जाके उसके जब मैं वो कोर्ट में गया, तो उसने सिर्फ़ वो अपना वो कोट पहना, अपना वो जो लॉन्ग कोट होता है,
और मैं हैरान, रो मैंने रो कहा यार रो ये तो मेरे साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी। सारी दुनिया तो में यही होता है। ये उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे बिल्कुल ज़रा सही बात। देखें आप जनाब, तुम-तराक देखें और स्टाइल देखें और इनके घर देखें और इनके नौकर देखें। तो फॉर मगर ये गॉड जनाब सेक यार, आप किस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बेचारा मगर ये श मुल्क मगर ये शुरू माँग-माँग के होता पैसे है गुज़ार रहा है, अपना कर रहा है। ये शुरू होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। मैंने एक दफ़ा एक्सरसाइज़ की कि मैं यूएस कांग्रेस के बाहर खड़ा हुआ, टू काउंट कि कितने लोग अपनी गाड़ी खुद चला के आते हैं और कितने हाँ, शोफर ड्रिवन गाड़ियों में आते हैं। वो एक्सरसाइज़ मैंने की लंदन में, यूके में हुँ, खड़े होके। ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट 99% ड्रोव देयर ओन कार्स, अपनी गाड़ी चला के आए। इंग्लैंड में तो कई टैक्सीज़ में भी आए। मैंने खुद देखा अपनी आँखों से। फिर मैं मैंने पाकिस्तानी मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हुआ। हाँ, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हुआ। मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो खुद हमारी आया। पार्लियामेंट का हुँ। जो खुद गाड़ी अपनी चला के लाया हो और मैं उसने मैं आपको पार्किंग। थोड़ा-सा वाकया सुना देता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है। यकीन माने, मैं नॉर्मली पर्सनली बात नहीं करता, लेकिन चूँकि आपने की है तो मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे अल्बर्टा की हमारी जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, उनके साथ। ठीक है जी? उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे कॉफ़ी के ऊपर, कॉफ़ी हमने पी, ठीक है जी? गपशप की। मैं सोच रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा उनसे पूछूँ कि पाकिस्तान के लिए वो अगर कुछ चांसेस हैं कि क्या कर सकती हैं, तो वो मैं सोच रहा था कि ज़रा पूछूँ कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये हमारा अल्बर्टा जो ये ऑयल एंड गैस का प्रोविंस है। अच्छा, जब वो खत्म होगी, अब यकीन करें मैंने उनको देखा कि वो खुद गाड़ी चला के आई, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, फिर जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि डू यू नीड अ राइड? तो मैं तो वैसे ही गया हुआ था, मैंने तो किसी को कहा था मुझे ड्रॉप कर दे। अच्छा, मुझे वो खुद यकीन करें कि मैंने कहा कि अच्छा हाँ, मुझे दे दो ड्राइव। वो मुझे घर ड्रॉप करके गई, ठीक है जी? और कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, दैट इज़ हाउ बिल्कुल। नेशंस बिल्ड देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। हमारे अच्छा यहाँ उनसे हमारे यहाँ ये जो है ना प्रोटोकॉल, ये मुझे मिल जाए, और मरते रहते हैं कि ये एक गाड़ी नहीं सर, दूसरी गाड़ी भी मुझे भिजवा दें, हाँ, ये ठीक नौकर बात। भी भिजवा दें, ये भी कर दें, बिल्कुल, 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 बिल्कुल ठीक है, कुक भेज बिल्कुल। दें। अब तो उनसे ये शेल गैस चीज़ें के आप बारे में करें। पूछिएगा जी, उनसे शेल गैस के बारे में पूछिएगा। अगर शेल गैस की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ जाए तो हम गैस के बुहरान पे काबू पा सकते हैं। इस पे मेरा ख़्याल है कि मैं आपके साथ अलहदा से बात करूँगा और मैं पूछूँगा आपसे कि उसको मैं क्या कहूँ, क्योंकि शी इज़ अ गुड फ्रेंड। वो हमारे ही यहाँ से जी, जी, एमएलए बनी हुई हैं और हमने उनको बड़ा जी। सपोर्ट किया था उस वक़्त। तो शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, और वो पाकिस्तान के लिए अगर इस तरह कुछ कर हाँ, सकेगी तो ज़रूर करेगी। अच्छा, हाँ। लेकिन अब ज़रा कमिंग बैक टू द पॉइंट जी, ये आखिर में मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि सदारती निज़ाम से आपको कुछ उम्मीद है कि उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? क्योंकि इमरान खान साहब को तो जकड़ लिया है पूरे सिस्टम ने। इमरान जी, खान कैन नॉट मूव राइट नाउ, जो अभी हमें नज़र आ रहा है, वो जी, हर तरफ से घिरे हुए हैं। उनको मूव नहीं जी, दिया जा रहा। जी। तो क्या कर सकते हैं हम प्रेज़िडेंटशिप देखिए के जी, लिए? मैं इससे टोटली से एग्री नहीं करता हूँ। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, वो मेरा ख्याल है रीइमर्ज कर सकता है हुँ, और ये मेरा बड़ा फर्म बिलीव है। और अब अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ कि अगर इमरान खान अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, हुँ। तो ही विल गेट अनदर टर्म। ये मेरा मेरा ज़ाती ये एनालिसिस है। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। मगर ये आपकी बात लेकिन ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर वो टर्म भी दूसरी ले लेंगे और इस तरह के विद मेकिंग सो मेनी कॉम्प्रोमाइज़ेज़, ही वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड डिलिवर। ये बात ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करते हैं दैट ही हैज़ सराउंडेड हिमसेल्फ बाय कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। देखा ना, ये जो है इस वक़्त खान साहब का फिर जो है लीडर ऐसे तो नहीं ना करता जी, फिर लीडर ऐसा नहीं करता। ट्रू, नहीं कर और करना भी नहीं चाहिए। सही। मगर लीडर जो है वो लेसन्स भी लर्न करता है और रीइमर्ज भी करता है। उन्होंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज इसलिए की करना पड़ रहा है उन्हें दैट ही सराउंडेड बाय कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, हुँ, एंड इफ ही कम्स आउट ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज जोन एंड ही गेट्स अ क्लियर टर्म, क्लियर मेजॉरिटी, तो वो फिर इससे निकलने की सलाहियत और अहलियत रखते हैं। मेरा ख्याल है हम जो खान साहब की जो पर्सनल ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है, उसको हम इतने नंबर नहीं दे रहे जितने हमें देने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हमारे एक चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने जो जिस तरह आपने अभी बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र किया, जो शी स्टार्टेड ऑफ वेल, भुट्टो हाँ, फैमिली स्टार्टेड ऑफ वेल, मगर उनको भी ये जो दौलत और ये पैसे की जो रेस हाँ, में वो हाँ, गई, और बढ़ फिर गए, जरदारी बढ़ गए। साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी। तो मेरा ख्याल है कि हम इमरान खान की जो पर्सनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी है उसको हम कम नंबर देते हैं। मेरा ख्याल है इसको हमें ज्यादा नंबर देने चाहिए, बिकॉज इससे एक उम्मीद क्रिएट होती है कि देयर हियर इज अ पर्सन जो जिसका पर्सनल एजेंडा, अपना पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है।
ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है। अब हमारे यहाँ वी आर टाइड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, एक तरफ करप्शन है और एक तरफ इनकॉम्पिटेंसी है। तो इन दोनों को हमने ब्रिज करना है कि हम कॉम्पिटेंट लोगों को लेके आए विद ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, बिकॉज अब हम ये प्लंडर जो है, ये लूट मार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गेट नंबर 4 ऑल्सो रियलाइजेस दिस नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में, कि अब इससे ज्यादा प्लंडर नहीं हो सकता। अगर हमारा छोटा मुल्क एक फौज को सपोर्ट कर दे, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सपोर्ट कर दे, तो बाकी कुछ नहीं रहता लूट मार के लिए। मेरा ख्याल है कि गेट नंबर 4 को भी अब सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने देना चाहिए और पाकिस्तान के लिए जो मुनासिब है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि बंदा खुद सोचता रहे कि क्या हम किसको लाएं और जो हमें सर्व कर सके। मेरा ख्याल है हमें वो बंदा चाहिए या वो सिस्टम चाहिए जो पाकिस्तान को सर्व कर। मैं समझता हूँ गेट नंबर 4 रियलाइज करता है इस चीज को, ये मेरा एनालिसिस है, मगर गेट नंबर 4 को अभी ये समझ नहीं आ रही कि चाबियां किसको देके जाए। जब चौकीदार बिल्डिंग हवाले करता है तो किसी बंदे को चाबी देता है कि लो भाई अब ये बिल्डिंग चाबी हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम संभालो। जो हमारी इतनी कॉन्वोल्यूटेड ये पॉलिटिकल सेटअप है, इतना सिस्टम है, हम कन्विक्ट नहीं कर सकते करप्ट लोगों को, उनको सजा नहीं दे सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। तो गेट नंबर 4 भी समझता है कि चाबी किसको देके जानी, आफ्टर ऑल चाबी किसी को देनी है ना। इसलिए हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सब चीजों की बात करते हैं। मगर मैं अभी भी समझता हूं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करें, उसको इन लेटर स्पिरिट इंप्लीमेंट करें, विद इन द बॉक्स सारे सोल्यूशन एक्सप्लोर करें और फिर देखें हमें क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, तो ये हम इससे निकल सकते हैं। ये मेरा दैट इज द वे फॉरवर्ड, दैट इज द वे फॉरवर्ड। इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगा। और हमने पाकिस्तान को बचाना है। बिल्कुल, हमारे लिए सुप्रीम इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई इंडिविजुअल इंडिस्पेंसिबल नहीं है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इज इंडिस्पेंसिबल एंड पाकिस्तान इज हियर टू स्टे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह चलता रहेगा। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब एकम बेशरा। मुझे स्टाक्साना को डॉक्टर फरीद मलिक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह। हमारा टीवी